इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा कोट है माइल्स डेविस का कि टाइम इजंट द मेन थिंग, इट्स द ओनली थिंग वी हैव। मतलब जो समय है वो मेन थिंग नहीं है, ये मुख्य नहीं है, ये सब कुछ है। मतलब हमारी लाइफ में और होता ही क्या है, अगर वो इतने सारे साल देखें या जितना भी हम जीने वाले हैं, तो टाइम के अलावा और कुछ है ही नहीं, ना पाने को ना खोने को, बाकी सब चीजें तो चलती ही हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहा भी जाता है कि टाइम एंड पेशेंस आर द टू वॉरियर्स कह सकते हो आप इनको, या फिर बहुत ही मतलब अमेजिंग मेन वॉरियर्स कह सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं किसी भी युद्ध में, ये कह सकते हो आप, है ना। तो पेशेंस और टाइम के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं, लगे रहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीजें, अभी कोरोना है और बहुत सारी चीजें उलट पुलट चल रही होंगी बहुत सारे लोगों के जीवन में। कई बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, मोटिवेशन की कमी होगी, या चीजें क्लियर नहीं नजर आ रही होंगी, बट दिन के बाद मतलब रात के बाद दिन और दिन के बाद रात पॉसिबल है, या कहें तो नेचुरल है ना, इनएविटेबल है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी अपने करते रहिए, चाहे एग्जाम कल हो परसों हो, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, कुछ 15 क्वेश्चंस ही करेंगे, आज शुरुआत है बिल्कुल, मतलब एक नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, और भी कुछ जो भी नई चीजें होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। अगर मैं बात करूं सीटेट की, तो ईवीएस हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस की एक सीरीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईवीएस की इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स रहते हैं पेडागोजी के, वो मैं डिस्कस कराऊंगी। मैथ्स के कुछ 6 वीडियोस रहते हैं, वो मैं कराऊंगी। सीडीपी को रिवाइज कर लेंगे, तो अब और अच्छे से तैयारी करेंगे। बेशक सीटेट जो है डिले हुआ है, ठीक, आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर ज्यादा डिले हुआ तो फिर इस साल में दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली टेंशन तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। मतलब कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली विशिष्ट विशेषताएं कह लीजिए या रोल्स कह लीजिए। टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टाइप कर दिए हैं समाज ने, ये विशेषताएं महिलाओं की हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होंगी, या फिर एकदम छुई मुई, मतलब इस तरीके की चीजें, या फिर सिर्फ घर का काम महिलाएं ही करेंगी, है ना, पुरुष कमा करके लाएंगे, या पुरुष अगर कोई है और कमाता नहीं है तो भैया पता नहीं क्या कर दिया उसने, ठीक। इस तरीके की जो हमारी टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको हमने टाइप किया हुआ है ना, टाइपिंग की हुई है जेंडर की, तो ये क्या कहलाएगा? जो सेक्स है मेल फीमेल, बेसिकली हमने जो जेंडर रोल्स हैं उनसे जब जोड़ दिया तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा, जेंडर रोल्स कहलाएगा, जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर स्टीरियोटाइप। फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक नए तरीके से तैयारी करेंगे और खतरनाक तैयारी करेंगे, टेंशन ना लो। आंसर कीजिए फटाफट से, टॉपिक्स क्लियर होंगे आपके इन चीजों के साथ। सही है मिनी मोनिका, बिल्कुल जबरदस्त आंसर कर रहे हो आप, ठीक बात है आपकी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए फिर देखिए एक बार, ऐप आ जाएगा 7 तारीख को। वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने टाइप कर दिया ये रोल मेल का है, ये फीमेल का है, इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक, आपने रूढ़िबद्ध कर दिया, ठीक, क्लियर है बात। हम ऐसा मानते हैं, हमने वो बिलीफ बना लिया, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर देखना चाहें आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो ये हो सकते हैं कि जो पुरुष हैं वो ऑफिस जाएं और महिलाएं सफाई करें, है ना। ऐसे बहुत सारे रोल्स और भी हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है ताकि आपके दिमाग में याद रहे विचित्र सा जो पिक्चर है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे से एक क्वेश्चन निश्चित है हर एग्जाम में। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक अधिगम या चिंतन कहेंगे, निदानात्मक नहीं, निगमनात्मक कहेंगे। डिडक्टिव है ना, ये कौन सी स्टेज में आएगा? प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद होगा, सम पीपल कांट फोकस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। फटाफट से आंसर कीजिए। बिल्कुल, तबियत अभी अच्छी है सिकंदर, फीलिंग मच मच बेटर। आंसर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन एग्जैक्टली सुमानता। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक परिचालन चरण या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 11 एंड अबव, ठीक। तो इस एज में बेसिकली बच्चा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोगों में ज्यादा पाई जाती है। मतलब आप एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो गई, अब आप हाइपोथेसिस करके डिडक्टिव रीजनिंग लगा करके कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, ठीक। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपके अंदर आ गई हैं, ये कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात। यहां लॉजिक आ जाता या इंडक्टिव थॉट आ जाता कॉन्क्रीट में।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, जो आपका मूर्त संक्रियात्मक है उसमें इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क, और फॉर्मल ऑपरेशनल में डिडक्टिव भी आ जाता है। ठीक है बात। प्री ऑपरेशनल में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, एनिमिस्टिक होता है। सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए जानी जाती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए जानी जाती है, और प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक स्टेज भी इसी को हम कहते हैं, सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीख पाता है। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखना चाहें ये 4 स्टेजेस हैं, इनकी कुछ 4 मुख्य विशेषताएं आपके सामने हैं। सेंसरी मोटर, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाए तो बहुत बड़ी बात। फिर प्री ऑपरेशनल में वो ईगो सेंट्रिक भी है, वो रिवर्सिबिलिटी भी उसके अंदर नहीं है, सेंट्रेशन का गुण है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन आ जाता है, क्योंकि यहां रिवर्सिबिलिटी नहीं थी इसलिए कंजर्वेशन में भी प्रॉब्लम थी। ठीक, तो कंजर्वेशन आ जाएगा। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में उसका जो थॉट है ना, वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो डेवलप हुई है दूसरे के पर्सपेक्टिव से लेके और बहुत सारी चीजें वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मतलब सिर्फ जो सामने है लॉजिक कॉन्क्रीट चीजों को लेके ही नहीं, जो नहीं दिख रहा उसको भी सोच पाएगा। कैसे? जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, ये दोनों थॉट वो लगा पाएगा। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है भाई, ग्लास आधा भरा हुआ है। अब वो दोनों थॉट, मतलब वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उसमें आ चुकी हैं, डिडक्टिव लॉजिक आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। मतलब किसके अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि बच्चों की जो थिंकिंग है, बच्चों की जो सोच है, वो उनके कल्चर यानी संस्कृति से प्रभावित होती है, उनके समाज की प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। कौन इस बात को मानेंगे? बच्चों के विचार पर, बच्चों के चिंतन पर, बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा समाज और संस्कृति का। 4 लोग हैं, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की या एल्बर्ट बेंड्यूरा। फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया नूरी फातिमा, सही है, बहुत ही बढ़िया। डेली मिलेंगे 9 बजे मिलेंगे, और अब टाइम बिल्कुल अपना 9 बजे वाला ही रखेंगे एक नई एनर्जी के साथ। सी ऑप्शन यानी लेव वाइगोस्की, एग्जैक्टली। लेव वाइगोस्की की थियरी का नाम क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। अगर मैं बात करूं, लेव वाइगोस्की की थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनकी थियरी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? समाज, संस्कृति और भाषा। तो जब बात लेव वाइगोस्की की आए तो इनकी थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच। समाज और संस्कृति से बच्चा अपनी समझ का निर्माण करता है, ये कह सकते हैं। मतलब सोसाइटी इंपॉर्टेंट है इनकी थियरी में, सोशल एस्पेक्ट जो है, कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, जो संस्कृति है, और तीसरी चीज है लैंग्वेज, जिसको इन्होंने टूल कहा है। एक वीडियो में हम पियाजे और वाइगोस्की के बीच में जो अंतर है उनको समझेंगे किसी दिन, है ना। जल्दी मैं एक टाइम टेबल भी शेयर करूंगी जो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो है ये संज्ञानात्मक स्तर की ही थियरी, संज्ञानात्मक विकास की, कि आपकी जो बुद्धि का, आपके जो संज्ञान का विकास है, जो आप सीखते हैं, नॉलेज का जो निर्माण करते हैं, वो समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से। ये 3 चीजें वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंट बताई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, बहुत बढ़िया श्रेया दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। मतलब वाइगोस्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए, यानी या फिर हम कह सकते हैं अपनी गाइडेंस एडजस्ट करते हैं अडल्ट्स बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उसका जो प्रेजेंट, जो वर्तमान में जो उसका स्तर है दिमाग का, वो और आगे पहुंच सके, उससे आगे सीख सके। क्या है ये एडजस्टमेंट जो है आपकी सपोर्ट में? डिस्कवरी लर्निंग है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या स्कैफोल्डिंग और इंटर सब्जेक्टिविटी? फटाफट से बताइए। लैंग्वेज मोनिका, लैंग्वेज वो आपको सब जगह गलत ही मिलेगा, पियाजे ने फोकस नहीं किया लैंग्वेज पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट है वाइगोस्की भी, पियाजे भी। पियाजे रेडिकल हैं, वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है बात। स्कैफोल्डिंग, एग्जैक्टली राइट आंसर इज स्कैफोल्डिंग, यानी मचान, ढांचा, पाड़ जो आप कहना चाहें, ये टेम्परेरी हेल्प है, ये अस्थाई मदद है जो आप बच्चे को तब तक देते हैं जब तक वो चीजें स्वयं नहीं करने लग जाता, और इससे उसका स्तर ऑब्वियसली बेहतर होगा। भाई बच्चा किसी सवाल पर अटका हुआ था, किसी क्वेश्चन पर अटका हुआ था, आपने जिस स्टेप पर वो अटका था वहां उसको कोई हिंट दे दी, या फिर उसको कोई क्लू दे दिया, ताकि वो, या फिर आपने हाफ सॉल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को, थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व कर दिया, आगे वो खुद कर लेगा। मतलब जहां वो प्रेजेंटली अटका हुआ था वहां आपने उसको मदद दे दी कि वो आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाए। और ये सब होगा कहां? ये होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। तो स्कैफोल्डिंग दी कहां जाती है? सी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। स्कैफोल्डिंग दी कहां जाएगी? ओहो, ये पीडीएफ पुराने वाली आ गई आई थिंक। मैंने एक पिक्चर भी इसमें इंक्लूड की थी आपको समझाने के लिए, खैर कोई बात नहीं। इसमें बेसिकली ये जो हेल्प है, ये जो मदद है, जो स्कैफोल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प, वो जो आपकी साइकिल को पीछे से पकड़ना है जब तक आप खुद ना चलाने लग जाएं, वो उस दायरे में है जिसमें आप सीख सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है।
ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉइंग implications फ्रॉम Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6th to 8th in his classroom should। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो प्याजे की थियरी से अगर हम इंप्लीकेशंस निकालें, यानी कि हम देखें, अप्लाई करें उसको, एजुकेशनल इंप्लीकेशन देखें प्याजे की थियरी की, तो एक टीचर है कक्षा 6 से 8 का, मतलब क्लास 6th टू 8th को डील करते हैं ये जो टीचर हैं, तो 6th टू 8th के बच्चों के लिए कौन सी एक चीज बेहतर रहेगी उनके संज्ञानात्मक विकास में? बताओ एक बार। सही टाइम पे शुरू हुआ है आसिफ सेशन आज, आंसर कीजिए। बेहतर है वोमी, बताइए एक बार, आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शन में कहा है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज करें, या फिर डिस्करेज करें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करने के लिए, मतलब ना यूज करें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट, वो मटेरियल्स यूज करें जो टच फील कर सके बच्चा, मूर्त चीजें हों, या फिर रिलाय सोनली ऑन प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। 6th टू 8th की अगर मैं बात करूं तो आपको इसका मतलब 6th टू 8th का एज का लेवल पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि प्याजे की स्टेज के अनुसार कौन सी एक चीज ज्यादा बेहतर रहेगी। अब हमें पता है कि बच्चे के अंदर रीजनिंग तो आ गई होगी भाई, हम 14 वर्ष, अगर हम बात करें 8th क्लास तक की, तो वो जो हमने 6 से 14 वर्ष की एजुकेशन फ्री की हुई है आरटीई एक्ट में, अगर आप वहां से इसको जोड़ करके लाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा जो है वो उस एक टाइम स्पैन में होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वो रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा सॉल्व कर पाएगा। लॉजिक आ जाता है ना, 7 साल से 11 वर्ष में तो वैसे ही लॉजिक आ जाएगा, और बात उसके आगे की हो रही है तब भी, तो ज्यादा से ज्यादा रीजन का इस्तेमाल करें। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस तब तक तो ठीक थे जब तक वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में था, अब जैसे ही वो 11 साल के पार जाएगा तो आप रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं, इंडक्टिव रीजनिंग उसमें वैसे भी आ जाती है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष में ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है कॉन्क्रीट मटेरियल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। मतलब कि बात हो रही है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू बच्चे आदतें सीखते हैं, हैबिट्स डेवलप करते हैं, स्किल्स, कौशल डेवलप करते हैं, मूल्य यानी वैल्यूज डेवलप करते हैं, उनमें मोटिव्स आते हैं, जिससे वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने अपने समाज के। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, इंक्लूजन यानी समावेशन, मेन स्ट्रीमिंग यानी मुख्यधारा में इंक्लूड करना, या फिर डिफरेंशिएशन यानी कि भेदभाव करना। आंसर कीजिए फटाफट से। बिल्कुल आयुषी, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए इतने दिन तक, और पेशेंस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, जितने भी मेल्स, मैसेजेस, कमेंट्स आपने किए। एवरीथिंग मैटर्स फॉर मी, है ना, एवरी कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट मैटर्स, है ना। चलो फिर आंसर कीजिए। 6th का ए, तबस्सुम कह रहे हैं, मान लिया तबस्सुम आपकी बात को। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, 1-2 नंबर में हर जगह देखने को मिल जाएगा आजकल। अगर मैं बात करूं समाजीकरण क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल सेज मैन इज अ सोशल बीइंग। अगर सोशल बीइंग है, हम एक अकेले बॉक्स में नहीं रह सकते, हमें समाज की, लोगों की, दोस्तों की, यारों की जरूरत है अगर, तो उस केस में हम क्या सीखते हैं उन लोगों से, या समाज से हम क्या सीखते हैं? उस समाज की जो नॉर्म्स हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो वैल्यूज हैं, जो रूल्स हैं, जो आइडियाज हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो हैबिट्स हैं, जो स्किल्स हैं, वहां उन सबको हम एक्वायर करते हैं, उन सबको हम सीखते हैं। तो ये सोशलाइजेशन है। मेन स्ट्रीमिंग एक डिफरेंट चीज है। मेन स्ट्रीमिंग है जब आप एक स्पेशल बच्चा या जिसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दे करके आपने नॉर्मल बच्चों के साथ उसको बिठा दिया, इसमें से कुछ लोग तो कुछ स्किल्स सीख पाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो उनको मेन स्ट्रीम करना बेहतर नहीं होगा। तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन का अपना एक टॉपिक है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इतने में आप लोगों के कमेंट्स देखती हूं। मेरठ के बारे में, अभी तो जब तक कोरोना है तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, सब घर में रहेंगे। ZPDN स्कैप फोल्डिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, कैमलिया अभी डिस्कस करेंगे, नहीं होगा फिर कंफ्यूजन आज के बाद। ठीक है, वाइगॉस्की की थ्योरी देख लिया करो। अलवीना, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चनमप्रीत, ओके।
चलिए बहुत बढ़िया। 7th का डी आप लोग कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार what would be the characteristics of a person with logico-mathematical intelligence? logico-mathematical का मतलब है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें आप लॉजिक लगाना, तर्क का इस्तेमाल करना सीख जाएं और गणित की प्रक्रियाएं आप अच्छे से जानते हो। किस में पाई जाएगी, कौन सी विशेषता वाला व्यक्ति होगा जिसको हम कहेंगे लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इसमें अच्छी है? 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की है इन्होंने प्राइमरीली, मुख्य रूप से। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। साउंड को, रिदम को, वर्ड्स की मीनिंग्स को, इनको जानता हो। ये तो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा ना, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड थोड़ी हुआ। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली। विजुअल स्पेशियल जो है वो आपके आर्किटेक्ट में पाया जाएगा, कार्टोग्राफर जो मैप बनाने वाला व्यक्ति है, जो आपका इंटीरियर डेकोरेटर है, या इस तरह के लोग जो स्पेस को अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस। म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस तो सिंपल हो गया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, इसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, ये आपका स्पेशल इंटेलिजेंस वाला बात हो गई। सिर्फ डी ऑप्शन ही सही बचा। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। जो पैटर्न्स हैं, क्वेश्चंस हो चाहे वो नॉर्मल जगह पर हो, प्रॉब्लम्स में पैटर्न्स हो, वहां आप उनको समझ पाते हैं। और लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग मतलब तर्क आप अच्छा लगा लेते हैं। जो जैसी भी जगह होती है, चाहे वो आपका मैथ से रिलेटेड चीजें हो, साइंस से रिलेटेड चीजें हो, वहां आप अच्छे से समझ लेते हैं चीजों को। ये हुआ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इस व्यक्ति में पाया जाएगा। ये जो यहाँ केमिस्ट्री का जो ये पूरा लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, जिनमें लॉजिको मैथमेटिको पाई जाएगी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस सिंगर, कंपोजर्स, इन सब में। बॉडीली का एस्थेटिक स्पोर्ट्स पर्सन में। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आपका गार्डनर से लेके, फार्मर से लेके, बॉटनिस्ट और इन सब में पाई जाएगी। विजुअल स्पेशल आपका एक आर्टिस्ट हो सकता है जो पेंटिंग बनाता हो बहुत अच्छे से, स्कल्प्टर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, कार्टोग्राफर हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक वर्बल है आपका टीचर हो सकता है, भाषा पर जिसकी पकड़ हो। कोई और भी व्यक्ति हो सकता है जो स्पीकर वगैरह होते हैं। इंटरपर्सनल है जब एक या एक से